रोज रोज के मुताबिक आज भी मैं खाना लेने चाची के घर गया था। जब मैं घर पहुंचा तो चाची नाइटी पहनकर सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने चाची से खाना पैक करने को कहा। वह कहने लगी, खाना थोड़ी देर में लेकर जाना, पहले तुम जरा मेरे पैर दबा दो। मैंने कहा, चाची यह आप क्या कह रही हैं? वह कहने लगी, फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ और बस तू है। तुम्हारे चाचा तो दुकान पर हैं। मैं वहीं पर बैठकर उनके पैर दबाने लगा। पैर दबाते वक्त मेरी नजरें नीचे थीं। अचानक चाची बोली, अच्छा एक बात बताओ अनुज, क्या तुम्हारी कोई सहेली है? मैंने कहा, सहेली? मैं समझा नहीं। चाची आप क्या कहना चाहती हैं? वे कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, चाची कैसी बात करती हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूं। और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड का मामला तो अमीर लोगों का होता है। आप तो हमारे घर के हालातों को अच्छी तरह से जानती हैं। वह कहने लगी, अच्छा तो इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो। इतना कहकर वह बड़ी जोर से हंसी। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया। वह कहने लगी, अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? मैंने कहा, चाची ये आप क्या कह रही हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वह कहने लगी, अरे बुद्धू, अब क्या, सब कुछ मैं खुलकर बताऊं तुम्हें? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है। दिखने में तो एकदम गबरू जवान लगते हो और दिमाग बच्चों जैसा है। चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इतना कहकर चाची मुझे अपने कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। फिर उन्होंने मुझे जो कुछ दिखाया आप इस कहानी में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। बहुत मजा आएगा। मेरा नाम अनुज है और मेरी उम्र 17 साल है। मैं सुरेश चाचा के पास काम करता हूँ। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन हालात और तंगी होने की वजह से मैं एक मजबूत जिम का मालिक हूँ। सुरेश चाचा मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, बस मैं उनके पास काम करता हूँ। वह उम्र में मुझसे काफी बड़े भी हैं, इसलिए मैं उनको चाचा कहता हूँ। और उनकी बीवी को चाची तकरीबन 3 साल पहले मैं उनके पास आया था और उस वक्त मैं सिर्फ 14 साल का था। तब से लेकर आज तक मैं उनके पास ही काम करता हूँ और अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से उनके पास काम कर रहा हूँ। इसी वजह से चाचा मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं और वह मुझ पर पूरा भरोसा भी करते हैं। सुरेश चाचा की फैमिली कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है और बीवी है। उनकी बीवी की बहुत ही कम उम्र है। चाचा की उम्र 60 साल के करीब है और उनकी बीवी की उम्र तकरीबन 35-36 साल की है। उन दोनों की उम्र में इतना फर्क क्यों है, इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। उनकी बड़ी बेटी की उम्र 15 साल और छोटी बेटी 12 साल की है और उनका बेटा जो है वह इस वक्त सिर्फ 9 साल का है। उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है। यही वजह थी कि उनके घर में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। मुझे उनके घर में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी और उनके घर के सामान मैं ही लाया करता था। चाचा सुरेश मुझे अपने घर का मेंबर ही समझते थे। जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था तब से लेकर आज तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शायद ऐसे ही चलता रहता। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मन में हलचल पैदा हो गई और मेरी जिंदगी ने एक नया घर कर लिया। हुआ कुछ यूं कि मैं रोज के मुताबिक घर का सामान लेकर सुरेश चाचा के घर पहुंचा तो मेरे 2-3 बार दस्तक देने के बावजूद किसी ने ना तो जवाब दिया और ना ही दरवाजा खोला। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया तो वह लॉक नहीं था। फिर मैं खुद ही गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया और बिना झिझक के ही मैं किचन की तरफ सामान रखने के लिए चल पड़ा। मैं अभी किचन के करीब पहुंचा ही था कि मुझे किचन के साथ ही बने हुए बाथरूम से हल्की हल्की सिसकारियां जैसी आवाज सुनाई दी थी, तो मैं वहीं पर रुक गया। मगर इस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें किस टाइप की हैं, क्योंकि वह सिसकारियां किसी के रोने की नहीं लग रही थीं। वह तो एक अलग ही तरीके की आवाजें थीं, जिसको समझने से मैं बिल्कुल अनजान था। कुछ देर तो मैं यूं ही खड़ा रहा, मगर जब आवाजें काफी तेज होने लगीं तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं बाथरूम की तरफ जाने लगा। अभी मैं दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि आवाज आना बंद हो गई तो मैं दोबारा किचन की तरफ आ गया और सामान रखने लगा। मैं सामान रखकर बाहर निकल ही रहा था कि बाथरूम का दरवाजा खुला और अंदर से चाची को निकलता हुआ देखा। मगर जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो एकदम से हड़बड़ा सी गई
और लाल पीली होकर गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम अंदर कब आए? उनके इस तरह पूछने पर मैं एकदम से डर गया और हक लाकर बोला कि बस चाची अभी आया था, क्योंकि बाहर मैं खड़े होकर दरवाजा बजाया, मगर जब कोई जवाब नहीं आया तो मैं खुद ही अंदर आ गया था। मेरी यह बात सुनकर चाची खामोश हो गई और किचन की तरफ चली गई। उस वक्त घर में चाची के अलावा और कोई भी नहीं था। खैर, उन्होंने मुझे खाना पैक करके दिया तो मैं खाने का टिफिन लेकर सीधा दुकान की तरफ चल दिया। दुकान पर आने के बाद भी मेरा सारा ध्यान चाची की तरफ ही था कि आखिर चाची बाथरूम में क्या कर रही थी और वह ऐसी आवाजें क्यों निकाल रही थी। पूरा दिन सोचने के बावजूद मैं इस बात को नहीं समझ पाया, तो मैंने उस ख्याल को अपने जहन से निकाला और सारा ध्यान काम की तरफ लगा दिया। मगर दूसरे दिन जब मैं खाना लेने चाची के घर गया तो मैंने चाची में बहुत बदलाव महसूस किया। मतलब कि जिस तरह वह मुझे आज देख रही थी, पिछले 3 सालों में उन्होंने मुझे ऐसे कभी नहीं देखा था। जब तक मैं वहां खड़ा रहा, तकरीबन उनका का ध्यान मेरी तरफ ही था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने खाने का टिफिन पैक करके मेरे हाथ में पकड़ा दिया, जिसको लेकर मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अभी मैं घर से बाहर निकलने वाला ही था कि उन्होंने मुझे पीछे से आवाज दी, तो मैं मुड़कर उनके पास आ गया और बोला, जी चाची, कहिए तो। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझे गले से लगा लिया। उनके अचानक से ऐसा करने पर तो मैं एकदम से हैरान और परेशान हो गया था। फिर कुछ लम्हों बाद वह अलग हो गई और मुझसे कहने लगी, अनुज, तुम तो अब बड़े हो गए हो और कितने खूबसूरत भी लगते हो। चलो अब तुम जाओ, मगर ये बात अपने चाचा या किसी और को मत बताना। तो मैंने ना में सर हिलाया और उनके घर से निकल गया, मगर पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि आखिर आज चाची को हुआ क्या था। और यही सोचते सोचते मैं दुकान पर पहुंच गया। अब मेरा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, मगर इस बात को सोचकर मैं अपने अंदर एक अजीब सा महसूस कर रहा था और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता। अगले दिन संडे था और चाचा संडे को दुकान बंद रखते थे, जिस वजह से सारा दिन मैं अपने घर पर ही रहा। दूसरे दिन सुबह जब मैं दुकान पर गया तो मेरे पहुंचते ही चाचा मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी चाची को घर का कुछ सामान मंगवाना है, इसलिए तुम अभी घर चले जाओ। तो मैं चाचा की बात सुनकर खुशी खुशी उनके घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया तो चाची ने ही दरवाजा खोला, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल पढ़ने गए हुए थे। उस वक्त चाची घर में बिल्कुल अकेली होती थी। फिर उन्होंने मुझे देखा तो अंदर आने को कहा, तो मैं अंदर दाखिल हो गया। तो वह दरवाजा बंद करती हुई कमरे की तरफ चली गई, मगर मैं दरवाजे में ही खड़ा रहा तो उन्होंने मुझे आवाज दी और कहने लगी, अनुज, वहां क्यों खड़े हो, अंदर कमरे में आ जाओ ना। उनके कहने पर मैं भी कमरे में दाखिल हो गया। पहले तो वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर कहने लगी, तुम बैठो, मैं अभी आई। और यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई तो मैं सोफे पर बैठकर उनके आने का इंतजार करने लगा। फिर जब वह अंदर आई तो उनके हाथ में चाय के 2 कप थे। फिर एक कप उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया तो मैंने बोला, चाची, इसकी क्या जरूरत थी? तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, पी लो, सुबह का वक्त है और वैसे भी अभी तुमको बहुत मेहनत वाला काम करना है उनकी। यह बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा काम हो सकता है। फिर हम दोनों चाय पीने लगे तो चाय पीते पीते चाची मुझसे कहने लगी कि उस दिन वाली बात तुमने किसी को बताई तो नहीं। मैं उनकी यह बात समझ गया था कि वह कौन सी बात कर रही है, मगर मैं अनजान बनते हुए उनसे बोला, कौन सी बात चाची? तो वो कहने लगी, अरे इतनी जल्दी भूल गए तुम? तुम्हें याद नहीं है जब तुम परसों खाना लेने आए थे और जाते हुए मैंने तुमको गले से लगाया था? तो मैं बोला, जी चाची, याद है, मगर यह बात मैं किसी को भला क्यों बताता, और वैसे भी यह बात तो मुझे याद भी नहीं थी। अभी आपने जिक्र किया है तो याद आई मेरे। ये कहते हुए वो उठी और मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। फिर मुझसे कहने लगी, देखो, अभी तुम में इतनी समझ नहीं है कि कौन सी बात छुपाने वाली है और कौन सी नहीं, क्योंकि जो काम मैं तुमसे लेने वाली हूँ उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वह मुझे बड़े प्यार से समझा रही थी और मैं उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था, मगर इस वक्त मेरे अंदर कई सवाल जन्म ले रहे थे कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है। खैर, जब यह सब बातें वह मुझसे कह चुकी तो मैंने उनसे कहा कि चाची, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जिस बात को मना करेंगी वह बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मेरी यह बात सुनते ही
वह एकदम से मुस्कुराते हुए बोली, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और यह कहकर वह खड़ी हो गई। मगर हैरत का पहाड़ तो मुझ पर उस वक्त टूटा जब चाची ने पैरों की मालिश करने को बोला। कहने लगी, आज काम बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं बहुत थक गई हूं अनुज, तुम थोड़े पैर दबा दो। मैंने कहा, चाची ये आप क्या कह रही हैं? वह कहने लगी, फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ और तुम्हारे चाचा तो दुकान पर हैं। मैं वहीं पर बैठकर पैर दबाने लगा। पैर दबाते वक्त मेरी नजरें नीचे ही थीं। अचानक चाची बोली, अच्छा एक बात बताओ अनुज, क्या तुम्हारी कोई सहेली है? मैंने कहा, सहेली? मैं समझा नहीं, चाची आप क्या कहना चाहती हो? वह कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, चाची कैसी बातें करती हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूं, और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड का मामला तो अमीर लोगों का होता है, आप तो हमारे घर के हालातों को अच्छी तरह से जानती हैं। वह कहने लगी, अच्छा, इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो। इतना कहकर वह बड़ी जोर से हंसी। उनकी यह बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया। वो कहने लगी, अच्छा, तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? मैंने कहा, चाची आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वह कहने लगी, अरे बुद्धू, अब तो सब कुछ मैं खुलकर बताऊंगी तुम्हें, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है, दिखने में तो एकदम गबरू जवान लगते हो और दिमाग बच्चों जैसा है। चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूं। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा, चाची मुझे देर हो रही है, मैं दुकान पर जाता हूं। वह कहने लगी, अभी तो आए हो, इतनी क्या जल्दी है, रुको तो जरा। इतना कहकर उन्होंने मुझे रोक लिया। फिर वह कहने लगी, तुम जानते हो तुम्हारे चाचा कितने बूढ़े हो गए हैं, उनकी और मेरी उम्र में कितना फर्क है। काश मैं गरीब घर में पैदा ना हुई होती तो इस बूढ़े के साथ कभी शादी ना होती। इतना कहकर वह कहने लगी, थोड़े घुटने भी दबा दो ना। मैं थोड़ा हिचकिचाने लगा। वो कहने लगी, शर्माओ मत, तुम दबा दो। उस वक्त उन्होंने मैक्सी पहनी हुई थी और मैक्सी को कुछ ज्यादा ही ऊपर खींच लिया था। इस तरह का नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं बहुत नर्वस था। वह कभी कभी बातें करते हुए मेरे बालों में हाथ फेर देती, फिर कहने लगी, तुम्हारे चाचा तो मुझे खुश कर ही नहीं पाते, दुकान से आकर ही सो जाते हैं। मैं तो अभी जवान हूं, भला मैं कहाँ जाऊं? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं उनकी बातें सुन तो रहा था, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और मुझसे चिपक कर बैठ गई। फिर न जाने कैसी कैसी बातें करने लगी। कुछ बातें मेरी समझ में आती और कुछ नहीं। उनकी इस तरह की बातों से मैं अंदर से बहुत ज्यादा बेचैन होने लगा। मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? धीरे धीरे वह अपने मकसद में कामयाब हो गई और मैं कुछ न कर सका। मैं पसीने से शराब हो चुका था, लेकिन चाची बहुत खुश थी। कहने लगी, काफी टाइम बाद आज मेरे दिल को सुकून पहुंचा है। अनुज, तुम्हें भी अच्छा लगा ना? मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और नजरें झुकाकर इसी तरह बैठा रहा। और फिर इस तरह उन्होंने मुझसे वह मेहनत वाला काम करवा ही लिया जिसकी थकान मुझे 2 दिन तक महसूस होती रही। लेकिन उसके बाद मैं अपने अंदर बहुत बड़ी बदलाव महसूस करने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बड़ा हो चुका हूं। अगले दिन जब मैं खाना लेने चाची के घर आया तो आज भी चाची इसी काम के लिए तैयार बैठी थी और फिर वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मगर अब मुझे बहुत डर लग रहा था कि चाचा को क्या कहूंगा कि इतनी देर कहाँ लगा दी, क्योंकि वह बड़ी बेसब्र से खाने का इंतजार कर रहे होंगे। फिर इस बात का जिक्र मैंने चाची से किया कि चाचा इतनी देर लगाने की वजह पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। मेरी यह बात सुनकर वह कहने लगी, तुम इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत हो। चाची काफी समझदार थी, तो उन्होंने फौरन एक कहानी तैयार कर ली कि अगर तुम्हारे चाचा पूछे तो उनसे कह देना कि चाची की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने दवाई लेने मुझे स्टोर भेजा था और खाना भी तैयार नहीं था। जिस वजह से देर हो गई, चाची की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि उनकी ये बात सही थी। तो मैं फौरन से खाना लेकर सीधा दुकान पर पहुंच गया। दुकान पर ग्राहकों का इतना ज्यादा भीड़ नहीं था। सुरेश चाचा मुझे गौर से देख रहे थे। फिर उनके पूछने पर मैंने एक कहानी सुना दी जो चाची ने अपने दिमाग से बनाई थी। तो चाचा ने भी उसे सच मान लिया और खाना लेकर खाने लगे। मगर न जाने क्यों मैं चाचा से नजरें नहीं मिला पा रहा था,
क्योंकि मेरे अंदर यह एहसास पैदा होने लगा था कि मैं चाचा के साथ नमक हराम कर रहा हूं, मगर साथ साथ मेरा ध्यान उस होने वाले वक्त की तरफ भी जा रहा था जो एक फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चल रहा था। और साथ ही मैं अपने अंदर एक बहुत बड़ी बदलाव भी महसूस कर रहा था। अगले दिन जब मैं खाना लेने गया तो चाची बहुत खुश लग रही थीं। आज उनका एक अलग ही रूप था, मगर मैंने कोई ज्यादा बात नहीं की, बल्कि ज्यादा देर खामोश ही रहा। क्यों मुझे चाचा सुरेश के साथ शर्मिंदगी महसूस हो रही थी? शायद यही वजह थी कि मैं चाची से बात करने से हिचकिचा रहा था, जबकि चाची मुझे मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी। मगर मेरी यह हालत देखकर उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। फिर खाने का टिफिन मेरे हाथ में देते हुए मुझसे कहने लगी कि क्या बात है अनुज, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। चाची की बात सुनकर मैं सिर्फ इतना कहने लगा कि बस ऐसे ही तो। चाची कहने लगी, कल जो तुमने मुझे खुशी दी थी, मैं उसके लिए तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। और देखो, तुम कुछ बुरा मत सोचना, बस तुम मेरी जरूरत का ख्याल रखो और मैं तुम्हारी जरूरत का ख्याल रखूंगी, और उसी तरह हम दोनों को एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखना है। ये कहकर चाची ने 1000 का नोट मेरी जेब में डाल दिया। मैंने तिरछी नजरों से चाची की तरफ देखा तो चाची कहने लगी, हमें बस एक दूसरे के बारे में सोचना और किसी दूसरी सोच को दिमाग में आने की जगह बिल्कुल भी नहीं देनी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? तो मैंने चाची की इस बात को ना समझते हुए भी हाँ में सिर हिला दिया। तो वह दोबारा मुझसे मुखातिब होते हुए कहने लगी, मैं जानती हूं कि तुम इतने खामोश क्यों हो, क्योंकि तुम अपने बुढ़े चाचा की तरफ देख रहे हो, जो कि मेरे किसी काम का नहीं है। उसका एक पैर कीचड़ में है और दूसरा पैर केले के छिलके पर कब फिसल जाए पता नहीं। उसके चक्कर में मैं अपनी जवानी क्यों खराब करूं? मैं एक जवान हसीन औरत हूं और वह बुढ़ा कब से पैर लटकाए हुए बैठा है। इसलिए उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मुझे लगा चाची वाकई मेरे दिल तक पहुंच गई है। इस बात का बखूबी अंदाजा हो चुका है कि मैं चाचा सुरेश से बड़ी शर्मिंदा हूं। चाची ने मुझे इस शर्मशार से निकालने के लिए काफी समय दी और फिर मुझे इस बात पर हासिल कर ही लिया कि जो कुछ हमारे बीच हुआ वह हमारी जरूरत थी, जिसको चाचा सुरेश पूरा नहीं कर सकता था। इंसान अपने दिमाग के लिए जरूरत बना लेता है, और इसी तरह हमने भी अपने इस जरूरत के लिए कुछ दलीलें बना ली थीं ताकि अपने जमीर को खुश कर सके और इस खेल को जारी रख सके। इसके बाद तो हमारा रोज का आदत हो गया था और मुझे भी आदत सी हो गई थी। अब तो मैं इंतजार करता कि कब वह कहे और मैं खाना लेने के लिए चाची के घर जाऊं। फिर एक दिन जब मैं खाना लेने गया तो चाची मुझसे कहने लगी कि ज्यादा टाइम निकला करो, मुझे सब्र नहीं होता। तुम कोशिश करके कोई पूरा दिन निकालो ताकि हम तसल्ली से काम कर सके। तो मैंने उनको अपनी मजबूरी बताई कि मैं ज्यादा वक्त कैसे निकाल सकता हूँ, मैं इस मामले में मजबूर हूँ। तो चाची कहने लगी कि चलो फिर मैं ही कुछ करती हूँ, कोई तरकीब सोचती हूँ। दूसरे दिन जब चाची के घर गया तो वह काफी खुश नजर आ रही थी। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि मुझे एक तरकीब सूझी है जिसमें तुमको 3-4 दिन के लिए दुकान की जिम्मेदारी संभालनी होगी और साथ ही हमारे घर भी आकर रहना पड़ेगा। तो मैंने चाची से पूछा कि वह कैसे मुमकिन है, जिस पर वह कहने लगी, मैं तुम्हारे चाचा को 3-4 दिनों के लिए दूसरे शहर भेज सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे चाचा के बड़े भाई की कुछ दिनों से तबीयत बहुत खराब है। लेकिन तुम्हारे चाचा दुकान और घर की मजबूरी की वजह से उनके पास नहीं जा पा रहे हैं। तुम दुकान का सारा काम करते रहना मैं बखूबी जानता था और घर में रहना भी मेरे लिए दुश्वार नहीं था। तो मैंने फौरन हामी भर ली। तो चाची ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे चाचा से आज रात ही बात करती हूँ, लेकिन अगर वह तुमसे पूछे तो यह जाहिर मत होने देना कि तुम इस बात को पहले से ही जानते हो। ऐसा जाहिर करना कि यह बात अभी तुम्हारे सामने आई है। तो मैंने चाची से बोला, आप फिक्र ना करो, मैं ऐसी ही करूंगा। दूसरे दिन जब मैं दुकान पर गया तो चाचा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मैं उनकी गैर हाजिरी में दुकान चला सकता हूँ। मैंने चाचा से अनजान बनते हुए कहा कि चाचा आप कहीं जा रहे हो? तो वह बोले, हाँ, मैं 2-4 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। जिस पर मैंने चाचा को यकीन दिलाया कि आप फिक्र न करो, मैं यह काम पूरी जिम्मेदारी से संभाल लूंगा। चाचा तो बस तसल्ली के लिए ही पूछ रहे थे, वैसे तो वह जानते थे कि मैं तमाम काम समझता हूँ। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वह कहने लगे कि मुझे दुकान की इतनी फिक्र नहीं है जितनी घर की है, क्योंकि घर में भी तो किसी मर्द का होना जरूरी है।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि 3-4 दिन के लिए तुम हमारे घर में ही रह लो। मैं चाचा के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, चाचा दोबारा बोल पड़े, अगर तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज ना हो तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम रात को हमारे घर ही सो जाना। तो मैंने बोला, चाचा आप कैसी बातें करते हैं, मेरे घर वालों को भला क्या एतराज होगा, आप ऑर्डर करो, मैं रहने के लिए हाजिर है। मैंने चाचा को समझा दिया और चाचा के चेहरे से भी लगा जैसे कोई बोझ उनके सर से हट गया हो। फिर कुछ समझने के बाद चाचा ने बताया कि वह कल अपने बड़े भाई के घर लिए रवाना हो जाएंगे। फिर उस दिन जब मैं खाना लेने गया तो चाची को यह खुशखबरी सुनाई। चाची तो खुशी से पागल हो गई। फिर शाम को दुकान बंद करने के बाद चाचा ने दुकान की चाबियां मेरे हवाले कर दी और बताया कि वह 3 दिन तक के लिए अपने बड़े भाई के पास जा रहे हैं और चौथे दिन ही वापस आएंगे। फिर मुझे हिदायत दी कि कल अपने घर वालों को बताकर आना कि मैं 3-4 दिन तक चाचा के घर पर ही रहूंगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। घर जाते हुए आने वाले चंद दिनों के ख्यालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। उसी वजह से मैं रात को अच्छी तरह से सो भी नहीं पाया। सुबह नहा धोकर तैयार हुआ और 2 जोड़ी कपड़े पैक किए और घर वालों को बताकर दुकान की तरफ चल दिया। पूरा दिन मैं दुकान पर रहा। दोपहर को खाना भी करीब के होटल से मंगवा लिया था और बड़ी शिद्दत से शाम होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही शाम हुई तो मैं दुकान बंद करके चाचा के घर पहुंच गया। चाची ड्राइंग रूम में बैठी हुई मूवी देख रही थी, जबकि उनकी दोनों बेटियां फर्श पर बैठकर स्कूल का काम करने में बिजी थीं और उनका लड़का अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। चाची काफी खुश नजर आ रही थीं। मैंने पहले तो दुकान का सारा हिसाब किताब बताया और सभी पैसे चाची के हाथ में पकड़ा दिए। फिर चाची ने मेरे लिए खाना गर्म किया और टेबल पर लगा दिया। जब मैं खाना खा चुका तो चाची भी दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गई। चाची मुझसे कह रही थी कि इसे अपना ही घर समझो, मगर चाची की बड़ी बेटी बार बार अपनी किताबों से नजरें उठाकर मेरी तरफ ही देख रही थी। उनके बच्चे मुझे जानते थे और मुझसे काफी घुले मिले हुए भी थे, लेकिन आज पहली बार मैं यूं इस वक्त उनके घर आया था, इसलिए शायद उन्हें कुछ हैरानी हुई थी। चाचा की बड़ी बेटी काफी समझदार थी। उसे इस बात का पता था कि उनका बाप घर नहीं है, इसलिए मैं उनके घर रहूंगा जब तक कि उनका बाप वापस ना आ जाता। अभी मुझे बैठे हुए कुछ देर गुजरी थी कि चाची का बेटा खिलौने छोड़कर मेरी गोद में आकर बैठ गया और कुछ देर मेरी गोद में खेलता रहा और फिर सो गया। चाची उसे मेरी गोद से लेने के लिए मेरे करीब आई तो मेरी नजरें गैर इरादी तौर पर उनकी बेटी की तरफ उठ गई कि कहीं उसने अपनी माँ का मेरे इतने करीब आना देख तो नहीं लिया। वह अपने काम में बिजी थी। चाची उसको मेरी गोद से उठाते हुए बोली कि चलो तुम भी आओ, तुम्हें तुम्हारे सोने की जगह दिखा दूं। मैं खामोशी से उठा और चाची के पीछे चल दिया। चाची ने पहले तो अपने बेटे को अपने रूम में लिटाया, फिर एक कमरा छोड़कर अगले कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहने लगी कि यह तुम्हारा कमरा है और तुम्हें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सिवाय मेरे। यह कहते हुए चाची मुस्कुराई और एक आंख दबा दी। मैंने कहा, ठीक है। मैं भी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखने लगा। मेरे साथ वाला कमरा ही दोनों बेटियों का था। कमरा देखकर हम वापस ड्राइंग रूम में आ गए। चाची और मैं काफी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। जब रात को 10 बजे तो चाची अपनी बेटियों को सोने के लिए कहने लगी। फिर मैंने भी सोने को कहकर उठ गया। सोना कहाँ था, बस उनकी बेटियों को भूलवाना था। तो मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। फिर तकरीबन 12 बजे के करीब मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि कमरे में चाची दाखिल हुई हैं। फिर वह मेरे करीब आई और मुझसे कहने लगी, उठो और मेरे कमरे में चलो। और इस तरह चाची मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर जैसे ही चाची मेरे करीब आई और इससे पहले कि हमारे बीच कुछ होता, तभी चाचा पर्दे के पीछे से बाहर आए और एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा और चाची की चूटियां पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। चाचा को हम दोनों पर पहले ही शक हो गया था, क्योंकि रोज रोज मैं दुकान पर खाना लेकर लेट पहुंचता था, इसलिए वह काफी टाइम से हम दोनों पर नजर रख रहे थे। और आज चाचा ने हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। चाचा ने मार मार कर मेरा मुंह लाल कर दिया था और कहने लगे, नमक हराम, मैंने तुझे अपनी औलाद की तरह समझा था और तू जिस थाली में खा रहा था उसी में छेद कर रहा था। निकल जा मेरे घर से। चाचा ने चाची को भी बहुत मारा। इस हादसे की वजह से हम सबकी जिंदगियां बदल गई थीं। मैं बेरोजगार हो गया और चाचा ने चाची को तलाक दे दिया।
जिसका असर उन मासूम बच्चों पर पड़ा जो अभी बहुत छोटे थे। अब आप बताएं दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी थी, अनुज की या फिर चाची की? और इस हादसे की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।